वन अरेंज्ड मर्डर बाय चेतन भगत। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। ये पूरी कहानी एक नरेटर द्वारा हमें बताई जाती है, जो है केशव राज पुरोहित। केशव अपने फ्लैट में फ्रिज खोलते हुए बोलता है, यह क्या, दूध का पूरा डब्बा खाली हो गया। इस पर उसका दोस्त वहां बैठा हुआ सौरभ कहता है, मुझे अपने बिस्किट सूखे खाने नहीं पसंद है। तो इस पर केशव कहता है, तो क्या तुम्हें 1 लीटर दूध चाहिए होता है बिस्किट्स डुबा के खाने के लिए? सौरभ ने कहा, मैंने जो था वो यूज कर लिया। वह समझ गया। उसने एम्प्टी कार्टन दूध का फेंका और जाके डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पे बैठ गया। अब काफी दिन से सौरभ और केशव एक दूसरे से बात नहीं करते थे। 7 फीट दूरी पर एक ही कमरे में बैठे होने के बावजूद भी वो आपस में मैसेजेस ही करते थे। सौरभ ने उसको साफ कह दिया था, अब हम आगे से एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। 12 साल की लड़कों की तरह दोनों लड़ाई कर चुके थे। इसलिए केशव ने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि मुझे अभी दूध चाहिए चाय के लिए। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने जूते के लेसेस बांधे, कुर्ता तो उसने ऑलिव ग्रीन कलर का पहना हुआ था और केशव को लगता था कि वह एक बेबी एलिफेंट की तरह दिखता है, यानी वो थोड़ा मोटा था। और अब सौरभ ने अपना फोन उठा के एक गाड़ी बुक करनी चाहिए जाने के लिए, जो कि हो नहीं पाई। तो उसने जवाब भी नहीं दिया उसके मैसेज का। केशव ने आगे कहा, लिखा, तो मेरे मैसेज का जवाब दो। तो उसने लिखा कि ये मैं वापस आके सॉर्ट आउट करता हूँ, अभी मैं चलता हूँ बस। और वो बड़बड़ाता हुआ कि अब तो गाड़ी भी नहीं मिल बुक हो रही है, मैं तो इस ठंड में फ्रीज हो जाऊंगा, कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब पीछे बैठकर केशव सोचने लगा कि क्या हुआ था कि हम दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई, और हम रीडर्स को वह सारी कहानी सुनाने लगा। केशव खुद ही यहाँ पर नरेटर है और कहता है, मैं केशव राज पुरोहित हूँ। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं टिंडर यूज करता हूँ सिर्फ गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, और लास्ट ईयर मेरे पास 10 गर्लफ्रेंड्स थी। मैं प्यार व्यार में विश्वास नहीं करता हूँ, और इसीलिए ये जो मेरा फ्लैटमेट था ना सौरभ, ये भी अब मुझे पसंद नहीं करता। हमारे फ्लैट का लीज और 2 महीने में खत्म होने वाला है, और बस वो उसका इंतजार कर रहा है कि वो लीज खत्म हो और हम अलग हो जाएं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सौरभ को भी ब्लेम नहीं करता हूं कि ये सब जो हुआ उसके लिए। हम दोनों साइबर सेफ में नौकरी करते हैं। वह एक सिक्योरिटी कंपनी है, और जैसे कि सारे कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, निचोड़ देता है वो हमें। मुझे उस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी मुझे उस काम में है जो मैंने और सौरभ ने पिछले साल शुरू करी थी। हमने एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करी, जेड डिटेक्टिव्स के नाम से। पिछले साल हमने जो एक मर्डर केस सॉल्व किया था ना, उसके बाद हमने वो शुरू कर ली थी। जी डिटेक्टिव्स मालवीय नगर मार्केट में स्थित है। हम लोग कोई जेम्स बॉन्ड तो है नहीं कि हमें इंटरनेशनल टेररिस्ट का केस मिले सॉल्व करने को, या कोई हार्डकोर क्रिमिनल का केस मिले। हमें तो बस लोकल आंटीज का केस आता है, जिसमें कि उन्हें अपनी कामवालियों पे डाउट होता है कि उन्होंने कुछ चुरा लिया, या अपने हस्बैंड्स पे डाउट होता है कि उनका कोई अफेयर होगा कहीं पर। तभी मेरा फोन बजा, यानी उसका मैसेज का बीप बजा। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। लिखा हुआ था कि इमीडिएटली हेल्प चाहिए केस के लिए। मैंने पूछा, तुम कौन हो, क्या काम है? तो उसने लिखा कि मुझे डाउट है कि मेरा ड्राइवर मेरे से ज्यादा पैसे लेके पेट्रोल कम भरवाता है। बस मेरा तो दिमाग और खराब हो गया। मैंने उठा के फोन को पटक दिया और बैठ गया। मैं सौरभ के बारे में सोचने लग गया, ये मोटा इतना सेंसिटिव क्यों है? सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा की वजह से। जैसा वो मोटा है वैसे भी वो भी मोटी है। ऑफ कोर्स मैं जजमेंटल हो रहा हूं ना, सो व्हाट, मोटो को मोटा कहने में क्या बुरा है? हे भगवान, क्या मुझे 1 कप चाय मिल सकती है? क्या हमें कोई एक अच्छा केस मिल सकता है? ओहो, चलिए छोड़िए, मैं आपको ये बताता हूँ
कि ये सब मेरे और सौरभ के बीच में जो हुआ ये शुरू कहाँ से हुआ। 6 महीने पहले की बात है। सौरभ ओवर एंथुजियास्टिक हो गया शादी के लिए। उसने अपना रेज्यूमे बनाया, मैंने बल्कि उसको हेल्प किया और उसका रेज्यूमे लिखने के लिए, और लेकर मैं ही गया सारे मैरिज ब्यूरोस में उसकी रजिस्ट्री करने के लिए। और वहां से उसका कांटेक्ट प्रेरणा से हुआ। यही तो वो डाइनिंग टेबल है, जबकि पहली बार उसने प्रेरणा को वीडियो कॉल किया था। 2 मिनट बात करने वाला था, जो कि उसकी कॉल 2 घंटे की हो गई। कॉल रखने से पहले उसने उसको बोला, प्रेरणा को, कि आई एम सो सॉरी, इतनी देर कर दी, मैंने लंच टाइम बीत गया। जब उसने फोन रखा तो मैंने उसको कह दिया, यही तुम्हारे होने वाली ब्राइड होगी। उसने कहा, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा, जिसके लिए तुम खाना भूल सकते हो वही तो प्यार होता होगा। ऑफ कोर्स तुम उसी से शादी करने वाले हो। मैं बिल्कुल सही था। प्रेरणा ही उसकी जिंदगी बन गई थी। प्रेरणा मल्होत्रा। वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती थी। उसके फादर रमेश मल्होत्रा बिजनेसमैन थे और उसकी मदर थी नीलम मल्होत्रा। और जैसा वो चाहता था करियर में, वो बहुत एम्बिशियस थी। उसका ईटो करके इंटरनेट ऐप था, ऑफ कोर्स खाने के लिए था वो, और उसका अच्छा चल रहा था। वो इतनी स्मार्ट थी, एक पब्लिक इक्विटी फर्म ने उसके स्टार्टअप वेंचर में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे। दैट इज अबाउट 90 करोड़ रुपीस। या शी वॉज डूइंग वेरी वेल। उसके बाद दोनों की बहुत डेटिंग्स होने लग गई। आप उसे अरेंज डेटिंग भी कह सकते हैं। हाँ, मगर कहाँ होती थी? किसी न किसी खाने के जॉइंट पर ही होती थी। दोनों की डिस्कशन खाने के बारे में ज्यादा होती थी। दोनों एक दूसरे को मिठाइयों के नाम से ही बुलाते भी थे। मुझे तो बहुत हैरानी होती थी ये सब देखकर, मुझे तो हंसी आती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने सौरभ को फोन पे प्रेरणा से बात करते हुए सुना, और एक लोरी गाने के टोन पे वो उसको बेबी बेबो करके बात कर रहा था। दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। बस मैं तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, मैं क्या बताऊं। और भी बहुत चेंजेस आए। सौरभ के पहनावे में भी बहुत बदलाव आ गया। उसके पजामे टी शर्ट तो गायब हो गए और वो मोस्टली फॉर्मल्स में रहता था। शर्ट्स पहनने लग गया था फुल स्लीव। और एक दिन रात को डिनर करते वक्त मैंने नोटिस किया कमरे में बहुत ज्यादा आफ्टर शेव की खुशबू आ रही थी। मैंने उसको पूछ लिया, कोई फ्री में बांट रहा था जो तुमने इतना सारा कोलोन यूज किया है? तो उसने कहा, हमेशा हम स्वीटली स्मेल करने चाहिए। मैंने उसको कहा, ये तुम्हें अचानक 28 साल बाद याद आ रहा है? जवाब तो मुझे पता ही था। उसने बोला कि प्रेरणा ने बोला है। बस हद ही हो गई थी। बट मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सौरभ मेरा अच्छा दोस्त था और मैं उसके लिए बहुत खुश था। प्रेरणा भी बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत लविंग और अफेक्शनेट थी। और सौरभ के लिए प्रेरणा के अलावा जिंदगी में और कोई लड़की थी ही नहीं। बस वो एक ही थी उसके लिए और वो उसे बहुत चाहता था। ये सब तो ठीक था। सौरभ बहुत ही खुश था और मैं उसके लिए खुश था। बात तो ये नहीं थी। अब बस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। शाम के समय उसके लिए मेरे लिए उसको पास समय नहीं होता था। मुझे समझ आया था नया नया प्यार है, अब नई शादी होगी। आई कुड अंडरस्टैंड। बट वो काम को नेग्लेक्ट करने लग गया था। साइबर सेफ में उसका ध्यान अब नहीं रहता था। एक दिन उसने कहा, मैं अमृतसर जा रहा हूँ। तो उसने कहा, हमारे बॉस जेकब ने तो प्रेजेंटेशन देने का बोला है। मैंने बोला उसको, तो उसने कहा कि वो तुम मैनेज कर लेना। मैंने कहा, तुम अमृतसर क्यों जा रहे हो? कहने लग गया कि मैं अमृतसरी कुलचा टेस्ट करने जा रहा हूँ। सुनिए जरा उसकी बात। मैंने कहा, तो ये तो हद लग गई। कह रहा है कि प्रेरणा ने बोला है तुम टेस्ट करके आना, उसके पापा का वहां पे बिजनेस है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला, फिर प्रेजेंटेशन का क्या होगा? उसने मुझे बोला कि तुम हैंडल कर लेना। मैंने उसको कहा कि बस ये एक ही बार करूंगा। मगर वो एक बार नहीं था, हर बार ऐसा ही होता और काम का लोड मेरे पे आता। प्रेरणा के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। एक बार प्रेरणा का जो ईटो ऐप था उसको डीबगिंग में वो लग गया। पूरे 2 हफ्ते लग गए उसको। उस वक्त एक क्रूशियल काम हमारे पास था साइबर सेफ में और हमें मिलके वो फिनिश करना था एक क्लाइंट के लिए। अकेले मैं उसे नहीं फिनिश कर पाया और क्लाइंट का कंप्लेंट जेकब के पास चला गया। जेकब ने मुझे बुला के फटकार दिया
मैंने वापस आके उसको सौरभ को ये सारी बात बताई। उसको बोला कि जेकब ने मुझे फटकार दिया है कि तुम काम नहीं कर रहे हो। सौरभ ने कहा मेरे से सॉरी और कहा कि ईंटों का डीबगिंग में 2 हफ्ते लग जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने कहा कि जेकब ने तो मुझे फायर कर दिया। तो कहने लग गया, अरे 1 मिनट, प्रेरणा का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहकर उसने मेरी कॉल तो काट दी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं प्रेरणा के घर भी गया था उसके पूरे परिवार से मिलने। उसकी आंटी, दादी, उनका पूरा जॉइंट फैमिली एक ही घर में रहता है। उसकी पूरी एंगेजमेंट उन लोगों की मैंने प्लान करी थी। कितना खुश था उनके एंगेजमेंट में मैं। मेरे से ज्यादा ना वहाँ कोई खुश था, ना मेरे से ज्यादा कोई वहां पे नाचा था। ये सब उसको, सौरभ को याद कुछ नहीं है। उसे बस वही याद है जब एक बार मैंने बहुत गुस्से में आके बहुत कुछ उसे सुना दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं थोड़े वर्ड्स बेटर यूज कर सकता था, मगर मैंने बहुत बुरा ही उसको बोला था। और अब देखिए, अब वो मेरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। वो इस फ्लैट को भी छोड़ के जाना चाहता है और साइबर सेफ में डिपार्टमेंट चेंज करवा लेना चाहता है ताकि उसको मेरे साथ मिलकर काम ना करना पड़े। जेड डिटेक्टिव एजेंसी तो वो बंद ही कर देना चाहता है। एंड लुक एट इट, आई एम द बैड गाय। चलिए श्रोताओं, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर आपसे फिर से मिलते हैं। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। देखिए, कहानी में अब जरा सा चेंज आ रहा है। यहाँ पर नरेटर चेंज हो गया। सौरभ महेश्वरी इज द नरेटर नाउ और कहता है, मैं जरा केशव राजपुरोहित से थोड़ा समय लेके आया हूँ यहाँ पर आपको अपना नरेशन देने के लिए। और कहता है, मैंने ऑटो लिया है मालवीय नगर से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाने के लिए, क्योंकि आज करवा चौथ है और मेरी फियांसे ने मेरे लिए व्रत रखा है। Isn't she cute? हम लोग तो अभी शादीशुदा भी नहीं हैं, फिर भी उसने मेरे लिए व्रत रखा है। और उसका मैसेज आने लग गया कि तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुमको भूख लग रही है। मैंने उसको कहा कि हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। सब मैसेजेस में बातें हो रही थी। मैंने ऑटो वाले को कहा, भैया थोड़ा जल्दी चला लो। तब उसका दोबारा मैसेज आया, मेरे पास कुछ स्पेशल तुम्हें दिखाने को है। तो मैंने पूछा क्या है? उसने कहा तुम आओगे तब मैं बताऊंगी, सरप्राइज है। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसे वीडियो कॉल कर लिया। कितनी क्यूट लग रही थी मेरी फियांसे। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरे करवा चौथ के अटायर में बाद में देखो, बट तुम क्या बताना चाहती थी मुझे? मैंने पूछा। उसने कहा अभी नहीं बताऊंगी, बस तुम जल्दी पहुंच जाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने जरा सा यहाँ पे स्पेस लिया है केशव पुरोहित से अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने के लिए। आई एम श्योर उसने आप लोगों को ब्रेन वॉश तो कर ही दिया होगा। अब मैं आपको अपनी तरफ की कहानी सुनाता हूँ। केशव ने आप लोगों को जरूर बताया होगा कि मैं एक पत्नी व्रता पति बनने चल पड़ा हूँ और काम को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। गुड, आप लोग भरोसा कर सकते हैं इस बात पर, मगर उसे समझना होगा कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। पिछले साल से उसकी 10 गर्लफ्रेंड्स थी। किसी का तो उसको लास्ट नेम ही नहीं पता, किसी का तो फर्स्ट नेम भी नहीं पता, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे लिए तो बस ये एक ही है, प्रेरणा। मैं उसको कॉल करता हूँ या उसकी बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खुशी का इंजेक्शन मिल गया हो। हाँ, मैं रोमांटिक फूल हूँ, ये आप लोग मान सकते हो। मगर केशव को ये याद नहीं है
कि हमारा पहले वाला जॉब चंदन क्लासेस में, उसके लिए मैंने कितना बॉस से झूठ बोला था। उसको कभी भी किसी भी गर्लफ्रेंड से जाना होता था और मैं बहुत अच्छे अच्छे एक्सक्यूज उसके लिए बना देता था और उसके हिस्से के काम भी मैं कर देता था। इवन अभी इस वाले जॉब में जेकब से भी मैंने उसके लिए झूठ बोला था। जब उसके टिंडर की एक गर्लफ्रेंड के साथ उसकी कोई डेट थी, तब भी मैंने उसके लिए झूठ बोला था। मैंने जो उसके लिए किया वो तो उसे कभी याद नहीं रहता है। किसी के फेवर को जब वापस देने की बारी आती है तब लोग पीछे हट जाते हैं, तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि हम उनके लिए क्या करते हैं। एक बार तो हद ही हो गई। उस दिन प्रेरणा घर पर थी। आप लोगों को पता है क्या हुआ? अरे ये क्या, ये ऑटो वाला रुक क्यों गया है? मैंने उसको पूछा, भैया क्या हो गया? तो उसने कहा कि ये तो सिग्नल है, यहाँ पे काफी समय लगता है इस सिग्नल में। मैंने घड़ी देखी, 7:24 हुए थे और मून राइज, चांद उगने वाला था 7:46 पर। मुझे किसी भी तरह उसके पहले प्रेरणा के घर पहुंचना ही है। 1 मिनट भी मैं उसे इंतजार नहीं करा सकता, भूखी जो है वो। तभी प्रेरणा का मैसेज आया, तुम कहाँ पर हो? तो मैंने लिखा, IIT सिग्नल तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ ही नहीं रहा है, मैं 20 मिनट तुम्हारे घर से दूर हूँ। तो उसने लिखा, गुड, अपना समय लो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेहोश ना हो जाऊं। प्रेरणा ने कहा, मैं छत पर इंतजार कर रही हूँ। तो मैंने पूछा, चांद आ गया क्या? उसने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा कि अब बस मैं पहुंच जाऊंगा। तब तक IIT के सिग्नल पे तीसरी बार ग्रीन लाइट हुआ और हमारे ऑटो को जाने का मौका मिल गया। मैंने अपना जेब चेक किया, जिसमें कि मैंने गोल्ड नेकलेस खरीदी थी प्रेरणा की, वो पड़ी हुई थी। प्रेरणा ने मुझे ये भी कह दिया था कि पीछे का दरवाजा खुला है, पीछे के दरवाजे से आके सीढ़ी से तुम ऊपर आ जाना। 15 मिनट के बाद हमारा ऑटो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़कों में घुस गया। A ब्लॉक तक गए। प्रेरणा 400 गज की कोठी में रहती थी। पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था ऊपर जाने के लिए। पीछे की गली से जाकर बैक डोर के पास में उतर गया और मैं वहां से ऊपर चला गया। मैंने और प्रेरणा ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो पीछे का दरवाजा खुला रखे, क्योंकि मैं अगर सामने से जाता तो पूरे परिवार वालों से मिलना होता और सब लोग हमारा थोड़ा मजाक ना उड़ा देते कहीं कि शादी के पहले ही ये करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। चढ़ते हुए मैं पहले मेज़नाइन फ्लोर तक पहुंचा, जहां पर पूरे परिवार का किचन था। वहां पर कुकर की आवाज आ रही थी और राजमा पकने की खुशबू आ रही थी। करवा चौथ की दावत जो सबकी हो रही थी। फिर मैं नेक्स्ट लेवल फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा। यहाँ प्रेरणा की दादी जी रहती थी, प्रेरणा की अमेरिका से आई हुई कजिन अंजलि और प्रेरणा की आंट बिंदु के साथ। प्रेरणा की आंट बिंदु स्कूल में टीचर थी। वहां से चढ़ते मैं नेक्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पहुंचा। प्रेरणा यहाँ अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई 14 साल का भाई अजय के साथ रहती थी। उसके नेक्स्ट फ्लोर में प्रेरणा के अंकल रहते थे, आदित्य जी, जो अकेले रहते थे, मगर उनका म्यूजिक का स्टूडियो उधर स्थित था। अंदर से भी म्यूजिक की आवाज भी आ रही थी। और थोड़े स्टेप्स में ऊपर गया तो रूफ पर पहुंच गया, छत पर पहुंच गया। चढ़ते हुए मुझे पसीना आ गया था। मैं अपना कोलोन तो लेकर ही गया था। मैंने वहां से प्रेरणा को आवाज दी और बड़े पिक्चरस्क स्टाइल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना गाते हुए अंदर गया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पिच डार्क था, मगर हाँ, सामने चौथ की चांद आ चुका था। मैंने प्रेरणा को कहा, प्रेरणा तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, अब तुम खाना खा सकती हो। कोई जवाब नहीं आया। वहां एक स्विच देखकर मैंने उसे जलाया तो पूरे छत में रोशनी हो गई। प्रेरणा तो कहीं नहीं दिखी। एक कोने पे मुझे एक दुपट्टा पड़ा हुआ मिला। मैं उसके पास गया तो वह उड़ के मेरे चेहरे पर आने लगा। उसके नीचे मैंने देखा कि लोहे की छलनी पड़ी हुई थी, जिससे कि चांद देखी जाती है। क्या प्रेरणा नीचे वॉशरूम यूज करने चली गई? मुझे बात समझ में नहीं आई। तब तक नीचे गली में बहुत हॉर्न्स की आवाज आने लग गई। मैंने सोचा, ये क्या रेसिडेंशियल एरिया के अंदर भी इतना ट्रैफिक जैम हो गया है क्या? मैंने जरा दीवार के ऊपर से उचक के देखा तो देखा कि प्रेरणा के घर के नीचे के दोनों तरफ ट्रैफिक था। ऐसा लग रहा था मानो प्रेरणा के घर पर ही नीचे कुछ हुआ हो। खैर, मैंने यहाँ बार बार प्रेरणा को आवाज दी, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने प्रेरणा को कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मैंने दोबारा कॉल किया, नो आंसर। फिर मैंने प्रेरणा को मैसेज डाला,
प्रेरणा तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, अब तो मेरे को अपना व्रत नहीं खोलना है। वो मैसेज का वो जवाब तो क्या देती, वो तो डिलीवर ही नहीं शो कर रहा था। फिर मुझे लगा वो ना हो नीचे कुछ हो तो नहीं गया, प्रेरणा भी उसी को देखने चली गई हो नीचे। मेरा ऐसा सोचना हुआ, तब तक सीढ़ी के ऊपर कोई आने लगा। रमेश के साथ गुप्ता जी और अरोड़ा जी आए थे, जो कि उनके नेबर थे। मैंने उनको हेलो कहा। उन्होंने कहा क्या तुम इधर प्रेरणा के साथ थे? मैंने कहा मैं प्रेरणा से मिलने तो आया था, मगर वो मिली तो नहीं। क्या वो नीचे चली गई है किसी और को देखने के लिए? ये मैंने पूछा। गुप्ता जी ने मेरे हाथ से दुपट्टा लिया, दूसरे हाथ में मेरी छलनी देखी, तो उन्होंने मल्होत्रा जी से कहा कि इस लड़के को आप जाने मत देना। मैंने कहा मुझे कहाँ नहीं जाने देंगे। हम नीचे उतरने लगे तो गुप्ता जी ने मेरा हाथ टाइट से पकड़ा हुआ था। मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने उनसे पूछा भी, आप मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ रखे हैं? नीचे उतर के सबसे ग्राउंड फ्लोर में उनके लिविंग रूम से क्रॉस करते हुए हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले मुझे नीलम आंटी ने देखा और मुझे देख के शॉक्ड हो गई। बाहर गए तो एक सेमी सर्कल में सब लोग खड़े हुए थे। वहां मुझे प्रेरणा दिखी, फेस नीचे की ओर सड़क पे पड़ी हुई, और जो उसने गोल्ड एंड रेड का लहंगा पहना हुआ था मेरे हाथ के दुपट्टे से मैच कर रहा था। उस अंधेरी रात में भी उसके सर के मुंह के आसपास खून का दरिया पड़ा हुआ मुझे दिख गया। प्रेरणा कहकर चिल्लाते हुए मैं उसकी ओर भागने लगा तो रमेश अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक दिया। मैंने कहा क्या हुआ अंकल, क्या उसे चोट लगी है? उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा वो चली गई, और उनके आंखों में आंसू आने लगे। पास में आदित्य अंकल और अजय खड़े हुए थे और पूरे शॉक्ड थे। नीलम आंटी बिंदु को पकड़ के रो रही थी। बिंदु आंटी खुद भी बिल्कुल कांप रही थी। मैंने इतनी जोर चिल्लाया और कहा अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात करी थी, ये हुआ क्या? मेरी ऐसी हालत देखिए आदित्य चाचू आके उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा आदित्य चाचू हुआ क्या? उन्होंने कहा कि वो ऊपर दीवार से नीचे गिर गई है प्रेरणा। मैंने अपने आप को उनके ग्रिप से छुड़ाया और मैं प्रेरणा की ओर भाग गया। उसके बाल हटा के मैंने प्रेरणा से कहा प्रेरणा मैं आ गया हूँ, उठो चलो हम खाना खाते हैं। गुप्ता और रमेश आ गए। उन्होंने मुझे पीछे से थपथपा के उठने को कहा। गुप्ता ने कहा कि अब पुलिस आ रहे हैं तो बेटर यही होगा कि बॉडी को हम डिस्टर्ब न करें। मैंने कहा पुलिस? बॉडी? अरे उसको हॉस्पिटल ले जाइए, वो ठीक हो जाएगी। मगर उन्होंने मुझे ऊपर उठा के पीछे ले लिया थोड़े स्टेप्स। गुप्ता ने मेरा हाथ थोड़ा लूजली पकड़ रखा हुआ था कि शायद उन्हें लग रहा होगा कि कहीं मैं भाग न जाऊं। नीलम और बिंदु तो जोर जोर से रोने लग गए और आसपास की औरतें आ गई उन्हें थोड़ा कंसोल करने के लिए। अजय आदित्य के छाती से लग के बहुत रोने लग गया। रमेश अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे थे। सब जगह बिल्कुल मातम छा गया और नेबर सोचने लग गए कि अब क्या करना चाहिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरोड़ा ने कहा कि हमें थोड़ी बॉडी को साइड कर देना चाहिए। इस पर गुप्ता ने मना कर दिया कि नहीं हम पुलिस का वेट करते हैं। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था। नहीं ये सच नहीं हो सकता, मैं दोपहर को सो गया होऊंगा, ये एक बहुत बुरा सपना है। अभी मैं सपने से उठ जाऊंगा, नींद से जग जाऊंगा और प्रेरणा और मैं दोनों मिलके मिठाई खाएंगे चांद को देखते हुए। प्रेरणा की बॉडी से जो आता हुआ खून था वो धीरे धीरे मेरे पैर तक आ रहा था। मुझे आसपास की चीजों का कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। हो सब कुछ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। फिर मुझे सायरन की आवाज सुनाई दी। जिप्सी आके रुकी, पुलिस आई, सबसे बात करने लगी, सबकी फोटो खींची, बॉडी की खींची, घर की, टेरेस की, सबकी फोटो खींची गई। अरोड़ा ने कहा क्या हम बॉडी को साइड कर दें, क्योंकि वे कॉलोनी के प्रेसिडेंट थे और चाहते थे कि ट्रैफिक डिस्पर्स हो और रोड को मूविंग करने लायक बना दिया जाए। फिर किसी ने कहा क्या हम बॉडी को उठा लें। मैंने रोबोट की तरह 6 और जनों के साथ मिलकर उसकी बॉडी उठाई। सब पूछने लग गए आपस में कि बॉडी को कहाँ रखा जाए। पहले बाहर बैल्कनी में रखने का डिसाइड किया गया, फिर कांस्टेबल ने कहा नहीं लिविंग रूम में लेके जाते हैं। आफ्टर ऑल लिविंग रूम तो लिविंग लोगों के लिए होता है ना, कोई चेयर पे बैठ जाता है या फिर डाइनिंग चेयर पे या सोफा पे बैठ जाता है। एक डेड बॉडी को लिविंग रूम में कहाँ रखा जाए। किसी ने कहा
कारपेट पे रख दो। उसकी बॉडी से तो अभी भी खून टपक रहा था। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा सपना है। नहीं नहीं, ये सपना अभी खत्म हो जाएगा। किसी ने सजेस्ट किया कि न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दिया जाए। बहुत सारे लेयर्स में न्यूज़पेपर्स को कारपेट पे लगाया गया। उसके ऊपर प्रेरणा की बॉडी रखी गई। जब उसको सीधा लिटाया गया तब मैंने देखा कि उसकी एक आंख, उसका नाक और उसके चीक्स बहुत बैडली हर्ट थे। उनको ठीक होने में काफी समय लगेगा अगर प्रेरणा जिंदा है तो। एक पुलिस वाले ने मुझे साइड होने को कह दिया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा गिर गई वो ऊपर से, और क्या हुआ? उसने प्रेरणा के हाथ पांव सीधे कर दिए और वो अपना काम मैकेनिकली ऐसे करने लग गया मानो कि शेल्फ में कपड़े अरेंज कर रहा हो। मैंने पुलिस वाले को कहा अभी 20 मिनट पहले तो मैंने उससे बात करी थी। पुलिस वाले ने बड़ा सरप्राइजिंगली मेरे को एक लुक दिया और कहा जब जिंदगी खत्म होती है तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, 20 मिनट तो बहुत होते हैं। ब्लड और अपनी चोटों के साथ प्रेरणा पहचान के लायक नहीं रह गई थी। उसकी बंद मुट्ठी को मैंने जाके हाथ लगाया तो पुलिस वाले ने कहा आप किसी को हाथ मत लगाइए, हम एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। कांस्टेबल ने प्रेरणा के चेहरे पर को भी न्यूज़पेपर से ढक दिया। कुत्ता ने कहा कुछ और ढंग की चीज तो ले आओ। थोड़ी देर में कोई एक सफेद चादर ले आया जिससे कि प्रेरणा की पूरी बॉडी, उसका चेहरा समेत कवर कर दिया गया। मुझे तब रियलाइज हुआ प्रेरणा जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। वो छत से गिर गई थी, वो मेरी वजह से ही तो छत पे गई थी। ये क्या हुआ? मैं ब्रेक हो चुका था, रोने लग गया और धीरे धीरे मैं हिस्टेरिकल हो गया। एक सीनियर पुलिस वाला आया और उसने मुझे पूछा क्या तुम भी छत पे थे उसके साथ? अचानक से उसके सवाल को सुन के मैं बिल्कुल चौंक गया। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। 3 और पुलिस वाले आ गए कमरे में। सारे नेबर्स बिखर गए, जाने लग गए। कुछ जो बच गए वो प्रेरणा के घर वालों को सांत्वना देने लगे। पुलिस वाले ने मुझसे दोबारा पूछा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऊपर क्यों गए थे? तो मैंने कहा मैं प्रेरणा से मिलने गया था। उसके टैग से मैंने देखा कि उसका नाम विजेंद्र सिंह था और वह इंस्पेक्टर था। तो क्या तुम उससे मिले थे? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो उसको वहां देखा ही नहीं, वो वहां थी नहीं। उसने मेरे से पूछा क्या तुम घर में किसी और से मिले थे? मुझे अच्छा नहीं लगा वो जिस तरीके से सवाल कर रहा था। मेरी तो अपनी डिटेक्टिव एजेंसी है, तो मैं समझ गया कि उसका इशारा कहाँ जा रहा है। जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल होता है उनके साथ तो जितना कम बोला जाए वो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए मैंने सिर्फ कह दिया नहीं। उसने पूछा क्यों नहीं मिले? तो मैंने कहा मैं पीछे के एंट्रेंस से सीधे छत पे गया था। उसने कहा छत पे क्यों गए थे? तो मैंने कह दिया कि आज करवा चौथ है, तो वह मुझे और चांद को दोनों को देख के अपना व्रत खोलने वाली थी। इंस्पेक्टर ने कहा करवा चौथ? तो मैंने उसे एक्सप्लेन करने के बहाने कहा हाँ, करवा चौथ जो सुहागनें अपने पति के लिए करती हैं। यह सुन के इंस्पेक्टर ने कहा विक्टिम शादीशुदा नहीं थी। मेरा मन हुआ मैं उससे कहूँ वो मेरी सब कुछ थी, वो मेरा प्यार थी, मगर मैंने नहीं बोला। मैंने उससे कहा 3 महीने में हमारी शादी होने वाली थी, इसलिए प्रेरणा ने डिसाइड किया था कि वह व्रत रखेगी। इंस्पेक्टर ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ। तब मैंने उसको सारी कहानी सुनाई, जब से मैंने ऑटो लिया और प्रेरणा से बातें करी, उसे वीडियो कॉल किया, सब कुछ मैंने उसे बता दिया और कहा कि फाइनली जब मैं टेरेस पे पहुंचा तब वह मुझे खाली मिला। बस फिर अंकल आए और मुझे नीचे ले आए, बस यही हुआ। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा ये तुम्हारी तरफ की स्टोरी है। तो मैंने कहा यही हुआ था उस दिन। उसने फिर से कर दिया और कन्विंस्ड नहीं लगा। फिर वो रमेश की ओर मुड़ा और उनसे कुछ सवाल करने लग गया। एक गाड़ी के बाहर खड़े होने की आवाज आई। आदित्य गए और उन्होंने देखा कौन गाड़ी में बैठा है और उन्होंने गेट खोल दिया। अंजलि बाहर निकली और एक बड़ा सा बैकपैक लिए हुए आ रही थी। अंजलि ने आदित्य से पूछा मामू क्या बात है?
वे दोनों अंदर आए तब उसे समझ आया कि कुछ सीरियस हुआ है। लिविंग रूम में आते ही जैसे ही उसने कफन से कवर हुई हुई बॉडी देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या ये माँ जी हैं? रमेश ने बिल्कुल दुख भरे आवाज में कहा, सब कुछ खत्म हो गया, प्रेरणा नहीं रही। अंजलि ने जाके कपड़ा हटा के प्रेरणा का चेहरा देखा और कहा, प्रेरणा दीदी, और बिल्कुल शॉक्ड हो गई। अंजलि और अजय एक दूसरे के गले लग के रोने लग गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर पानी में डूबे चला जा रहा है। सिंह ने रमेश से कहा, चीजें थोड़ी शांत हो जाएं तो हम सबसे फिर से पूछताछ करना चाहेंगे। उसने मुझे इशारा कर कहा कि इससे भी पूछना चाहेंगे। फिर सिंह ने कहा, हम थोड़ी देर बाहर रुकते हैं और एक बार और पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ऐसा कहकर बाहर निकला तो बाकी पुलिस वाले भी बाहर निकल गए। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया और सोचने लग गया, क्या मैं घर जा पाऊंगा? Am I allowed to go? या मैं यहाँ रुक भी पाता हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे बहुत जरूरत थी किसी से बात करने की जो कि मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल सके। एक ही बंदा था तो मुझे इसमें से निकाल सकता था। मैंने अपना फोन निकाला। चलिए कहानी को इधर जरा विराम देते हैं और अगले एपिसोड में देखेंगे कहानी में क्या हुआ। तब तक आप लोग सोचिएगा, सौरभ ने किसको कॉल किया था? कौन था जो सौरभ की मदद कर सकता था? बाय बाय। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। Radio Udan.